नमस्कार, जय हिंद। आज हमारा जो टॉपिक है, अभी तक हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, वो हम इंजरीज से संबंधित टॉपिक कर रहे हैं। इससे पहले हमने कल्पेबल होमिसाइड, मर्डर और अन्य इंजरीज, ग्रीवस इंजरीज, सिंपल इंजरीज, पॉइजनिंग इत्यादि आपको बताए हैं। आज हम जो है आपको जो इसका थोड़ा सा रिमेनिंग पोर्शन जो बच गया है, वो उसको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम इसका रिमेनिंग पोर्शन में ये करते हैं। एक होता है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। क्या होता है? अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में जैसे कि ये है, जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है, तब ये कहा जाता है कि वो अबेटमेंट करता है। कई बार क्या होता है कि कई बार आदमी कर्ज उधार ले लेता है और आदमी अपने आप आत्महत्या कर लेता है, या कोई आदमी किसी कारण से किसी से परेशान होकर आत्महत्या कर लेता है। यदि हम दहेज वगैरह के केस को छोड़ दें, लेडीज क्रूरल्टी जो दहेज के सिलसिले में होती है, तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड क्या है। देखिए, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड मस्ट बी डायरेक्ट। देखिए, कोई आदमी किसी से कहता है कि चल बे, तू बहुत गंदा आदमी है, तू तो अच्छा है, मर जाए तो अच्छा है, और वो आत्महत्या कर लेता है, ये तो है अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। लेकिन किसी आदमी ने कहा कि भाई तू काम नहीं करता सही तरीके से, अपने काम को सुधार। अगर कोई सीनियर अधिकारी किसी ऑफिस में अपने कर्मचारी से कहे भाई तुझे कुछ नहीं आता भाई, तू अपने कार्य को सुधार भाई, और वो जाके आत्महत्या कर लेता है, तो ये अबेटमेंट नहीं है। अगर आप सर्वोच्च न्यायालय की साइटेशंस देखेंगे तो अबेटमेंट के केस में अबेटमेंट होना जरूरी है। अबेटमेंट मीन्स दुष्प्रेरण करे कोई आदमी, क्योंकि जैसा इसका नाम है, इसका हिंदी में नाम है अब आत्महत्या का दुष्प्रेरण, और इंग्लिश में कहते हैं अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। इफ एनी पर्सन कमिट्स सुसाइड, whoever abets the commission of suicide, such suicide shall be punished with imprisonment with the description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। तो सुसाइड के अंदर अबेटमेंट जरूरी है। लेकिन जैसे मान लो किसी आदमी ने कर्ज लिया, तो ठीक है, अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो कर्जदार आपसे कर्ज तो मांगेगा ही। अब आप कर्ज ना देके एक लेटर लिख के ले जाओ, जी इससे मैंने उधार लिया था, ये मुझे रोज रोज उधार पैसे मांगता है और मैं आत्महत्या करूं, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। आप इसे अबेटमेंट नहीं कह सकते। ये दहेज हत्या वगैरह के केस में तो और बात है कि परिस्थिति के लिए क्रिएट करता है आदमी, वहां उसको एक्सेप्शन मान लो इसके। लेकिन यहाँ ये नहीं। अरे भाई, आपने लोन लिया है, किसी से दे दो। और मान लो चलो, वो तो प्राइवेट आदमी से लोन लिया आपने, यदि बैंक से लोन लिया हो तो क्या बैंक वाले को, मैनेजर को फांसी दे देंगे या 10 साल की सजा देते हैं? भाई लोन लिया, आप वापिस दो। अगर बैंक वाले कुड़की लेके जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं आप, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? नो, ये ऑफेंस नहीं है। ऑफेंस क्या मतलब है? जब कोई आदमी किसी व्यक्ति से ये कहता है भैया यार तुझे तो काम ही नहीं आता, या तू मर जा, या किसी से प्रोवोक करता है मरने के लिए, तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को समझना बहुत जरूरी है। तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड में यहाँ समझ लें कि अबेटमेंट होना चाहिए, और ये डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट अबेटमेंट नहीं। किसी ने परेशान कर दिया और आपने आत्महत्या कर ली, तो इसके लिए अबेटमेंट के लिए इतना ही समझे। तो ये अबेटमेंट सेक्शन 108 भारतीय दंड संहिता में इसको क्लियर किया गया है। नेक्स्ट आता है, देखिए अभी तक आपने डेफिनेशन पढ़ी है सेक्शन 100 की और 101 की। तो उसमें कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर को बताया गया था। तो यहाँ क्या है, इसमें हत्या का प्रतन भी अपराध है, जिसको अंदर 109 में अपराध घोषित किया गया है। क्या है 109? क्या कहता है? अटेम्प्ट टू मर्डर, हिंदी में क्या देते हैं? हत्या का प्रयास। तो जो बातें हमने सेक्शन 101 की डेफिनेशन में पढ़ी थी,
वही प्रिंसिपल्स इस पे लागू होता, बस इसमें ये होता है कि इसमें जिसकी मौत करने का प्रयत्न किया जाता है वो मरता नहीं है बल्कि बच जाता है। तो इसको अटेम्प्ट की श्रेणी में रखा जाता है। जब आप अपराध करते हैं और आप सक्सेसफुल नहीं होते, तब ये कहा जाता है कि आपने केवल अटेम्प्ट किया है। तो इसमें अटेम्प्ट की सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन इसके 2 पार्ट्स हैं, जिसे आप समझ लें अच्छी तरीके से। Whoever does any act with such intention or knowledge and under such circumstances that if by that act caused death he would be guilty of murder shall be punished with imprisonment with the description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to with fine। एक पोर्शन तो इसका ये हो गया। इसका सेकंड पोर्शन और समझ लें। किताब में आपको नहीं दिखेगा सेकंड पोर्शन, लेकिन समझने से आएगा। If the hurt is caused to any persons by such act, the offender shall be liable either to description for life or such punishment। देखिए इसके 2 पोर्शन हो गए। फर्स्ट पोर्शन में कहता है कि आपने केवल अटेम्प्ट किया, मान लो सपोज करो आपने किसी पे गोली चलाई, उसके नहीं लगी, तो भी 307 बन गई। तो आप उसके पहले वाले पार्ट में पढ़ेंगे, तो आपके ऊपर 109 के अटेम्प्ट का जो अटेम्प्ट ऑफ मर्डर टू मर्डर का है, उसका फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें आपको 10 साल तक की सजा हो सकती है, जो भी अपराध करेगा। लेकिन यदि वो गोली लग जाती है, तो ये सेक्शन का सेकंड पार्ट होगा। क्या होगा? सेकंड पार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट होगा, तब इसके अंदर जो इम्प्रिजनमेंट वो लाइफ तक भी हो सकती है। अगर ये सेकंड पार्ट में फॉल करता है, तो इसके अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की भी सजा हो सकती है। तो क्या 308 अटेम्प्ट टू मर्डर 2 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट, जहां पे आपने मारने का प्रयत्न तो किया है, लेकिन आप मारने में असफल रहे और कोई चोट भी नहीं आई। दूसरा पार्ट है कि जहां आपने मारने का प्रयत्न तो किया है, लेकिन वहां आप उसकी चोट भी आ गई है, उसकी चोट आ गई है। अब चोट आ जाती है तो आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, वरना 10 साल तक की सजा हो सकती है। तो ये था अटेम्प्ट टू किल, अटेम्प्ट टू मर्डर। इसका थर्ड पार्ट और है। यदि कोई व्यक्ति when any persons offending under this section first is under sentence of imprisonment for life, he may, if he hurt cause, be punished with death or with imprisonment for life or with shall means the remainder of that personal natural life। यदि कोई व्यक्ति जो सजा याफ्ता है, अर्थात जिसे आजीवन कारावास की सजा हुई है, वो 307 का अपराध 109 का अपराध करता है, तो ऐसे व्यक्ति को सजाए मौत या आजीवन कारावास तक भी इस सेक्शंस में हो सकती है। और आजीवन कारावास का मतलब इस सेक्शन में अगर होगा तो इसका मतलब है पूर्ण जीवन। ये नया सेंटेंस है, जोड़ा गया है कोर्ट में, क्योंकि पहले ये प्रिज्यूम किया था कि आजीवन कारावास मीन्स 20 साल तक की सजा। कुछ लोग उसे 14 साल तक की सजा भी कहते थे लेमैन भाषा में। अब लेकिन छोड़ दिया रिमाइंडर, पूरी लाइफ, जितना जीवन बाकी है उसके लिए सजा। तो इसके 3 पोर्शन हो गए। पहला पोर्शन, जब चोट ना लगे लेकिन प्रयत्न किया जाए मारने का, गोली चलाई गई नहीं लगी, चाकू मारा गया पेट पे नहीं लगा, ये भी उसमें आता है। और दूसरा हो गया जहां चोट आ जाती है तब उसका अलग दंड है। और तीसरा उसका हो गया कि जहां आप सजा याफ्ता हैं, आपने अपराध कर रखा ऑलरेडी और फिर भी इन्वॉल्व ले रहे हैं, तो आप जो है थर्ड कैटेगरी में आएंगे, जहां आपको लाइफ और डेथ तक की भी पेनल्टी हो सकती है। इसी तरीके से आपराधिक मानववध का है, ये भी 100 से कम का। अगर आप इस तरीके का चोट पहुंचाते हैं, इस तरीके का करते हैं, जो किसी ने प्रोवोकेशन वगैरह नहीं दिया है, तब आप जो है प्रोवोकेशन दिया है, तब आप आपराधिक मानववध की श्रेणी में आएंगे। और इसमें 3 साल तक की सजा है, 3 साल तक की सजा है। और इसका भी 2 ही पार्ट है। एक पहले में जिसमें चोट ना लगे, और दूसरा वाला है जिसके अंदर चोट लगती है। अगर चोट लगती है तो 7 वर्ष तक की सजा होती है इसके अंदर।
कल्पेबल होमोसाइड का। इसमें डेफिनेशन, जो कल्पेबल होमोसाइड की डेफिनेशन है वही डेफिनेशन काम करेगी, और दूसरी डेफिनेशन नहीं है इसके लिए। और उसके लिए मर्डर में जो डेफिनेशन मर्डर की दी गई है सेक्शन 100 में, वो वाली डेफिनेशन मर्डर वाली काम करेगी अटेम्प्ट टू किल में। और इसके अंदर जो है अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड वाली डेफिनेशन काम करेगी। अब हम जिस टॉपिक पे हम आने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइज क्राइम। देखिए, जब आपने पहले यदि वो समझ चुके हैं आप कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर, तो फिर ये जो है अटेम्प्ट टू मर्डर और कल्पेबल होमोसाइड, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड बहुत ईजी है। अगर आप उसको नहीं समझे तो इसको समझना बहुत बारीक का। तो इसलिए जो है, इससे पहले जो 19वां लेक्चर है आप उसे देखें। 19वां 18वां इन दोनों के लेक्चरों के अंदर हमने उसको डिफाइन करने की कोशिश करी है। उसे समझेंगे तो आप अटेम्प्ट तो समझ पाएंगे, अदरवाइज समझना मुश्किल है। और इसके अंदर भी सारी की सारी वही प्रॉब्लम्स डिस्कस होंगी जो उसमें है अटेम्प्ट कल्पेबल होमोसाइड। तो अब हम जो है आपके पास जो उसके लिए आते हैं ऑर्गेनाइज क्राइम। जब कोई आदमी अपराध को अपना धंधा बना ले, क्या बना ले? अपराध को अपना धंधा बना ले, और ये सोचने लगे कि इसी से मुझे रोटी खानी है, इसी से धंधा करना है, इसी से अपने बच्चे पालने हैं, इसी से अपना दबदबा कायम करना, सोसाइटी में शोर मचाना है, सोसाइटी में कायम करना है, अपना नाम करना है पैदा क्राइम के क्षेत्र में ही, और अपना ही दबदबा बनाना है सोसाइटी को, और लॉ को कुछ मानना बंद करना है। तो उसके लिए 2023 भारतीय न्याय संहिता में भारतीय सरकार ने ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है जिसको कहते हैं 111 सेक्शन। ये दो प्रकार का है, एक तो संगठित अपराध छोटे बड़े वाले, और एक है छोटे वाले अपराध, पिटी ऑफेंसेस, पिटी क्रिमिनल। तो ये जिसके 111 की बात हम कर रहे हैं, इसका ये जो है उससे रिलेटेड है जहां पर आदमी बड़े संगठित अपराध करता है। संगठित अपराध के लिए सबसे पहली बात तो ये लिख लें आप कि 2 या 2 से व्यक्ति अधिक होने चाहिए। 2 या 2 से व्यक्ति अधिक होने चाहिए। उन दोनों में से कोई भी एक कार्य करता हो, इस धंधे को करता हो जो बताऊंगा मैं अभी, या 2 से अधिक 10, 15, 20, 25 का ग्रोह हो, चाहे उनमें से कोई सा भी काम करता हो, कोई भी उनमें से एक अपराध करता हो, बाकी 9 चाहे साइलेंट ही बैठे रहें। अगर वो इस तरीके का क्राइम ऑर्गेनाइज करते हैं जगह-जगह पर, या एक ही सिटी में, या डिफरेंट सिटी में, तब उनको ये माना जाएगा कि ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं। तो ऑर्गेनाइज क्राइम करने के लिए सेक्शन 111 नया सेक्शन है, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है। आप इसे देखें क्या है ये। इसमें आप मान के चलें कि एक तो सबसे पहले जो किडनैपिंग को अपना धंधा समझते हैं, डकैती जिन्होंने अपना व्यापार बना लिया है, व्हीकल थेफ्ट, चोरी की 100 गाड़ी, 50 गाड़ी चोरी करते हैं, एक्सटॉर्शन करते हैं, जिससे चाहे लाला से पैसे मांग लिए, किसी से व्यापारी से पैसे मांग लिए, किसी से भी पैसे मांग लिए, कॉन्ट्रैक्ट पे किलिंग करते हैं, किसी से पैसा लिए, लाओ, किसी ने कहा यार मुझे एक आदमी मरवाना है, उससे मेरे पैसे उधार है, या उससे मेरी रंजिश चल रही है, तुम मार दे, उससे पैसे ले दो, कॉन्ट्रैक्ट किलर। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट किलर के लिए आता है इकोनॉमिक ऑफेंस। आजकल कोई आदमी 100 लाख रुपए की चीटिंग कर लेता है, 2 लाख रुपए की, 10 लाख की चीटिंग कर लेता है। चीटिंग उन्होंने धंधा बना रखा है। वो ये सोचते हैं कि बस चीटिंग करो और मजे लो, चीटिंग लो करो मजे लो। ऐसे लोग साइबर क्राइम करते हैं, लोग साइबर क्राइम करते हैं, कभी किसी का पैसा मार लिया, कभी किसी का पैसा मार लिया। 2 नंबर का धंधा करते हैं, दवाइयाँ नकली बनाते हैं, मेडिसिन्स में नकली काम करते हैं। उन्होंने एक सिंडिकेट बना के ये काम कर रहे हैं। वेश्यावृत्ति का धंधा बना रखा है, वेश्यावृत्ति करते हैं ऐसे लोग, वेश्यावृत्ति करते हैं। अगर वेश्यावृत्ति में ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं, तो उसको ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में रखा गया है। और किडनैपिंग फॉर रैंसम, कई बार तुमने देखा होगा किडनैपिंग फॉर रैंसम करते हैं लोग, कि भाई रैंसम किसी का बच्चा किडनैप कर लिया, उससे ला पैसा दे, ला पैसा दे। वो रैंसम का सेक्शन तो अलग लगेगा,
ये उनकी बात चल रही है जो इस क्राइम, देखिए एक तो है कि किसी एक आदमी ने बच्चा उठा लिया, उसे पैसे की जरूरत थी, किसी अमीर का बच्चा उठा लिया, उसमें और इसमें अंतर है। उसके लिए तो किडनैपिंग विद रैंसम का केस लग ही जाएगा। ये किडनैपिंग ऑफ रैंसम के एक्स्ट्रा केस है। ये केवल ये है कि जो ये प्रोफेशनल है, जो इन्होंने किडनैपिंग को अपना धंधा बना लिया है, या एक गिरोह है जो इस तरीके का काम करता फिरता रहा है। इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि यदि इसमें जो कम से कम, आपको एक बात समझ लें, एक वर्ड होता है कॉग्निजेंस। इसका आरोप पत्र तभी दाखिल होता है या इसका मुकदमा तभी चल सकता है कोर्ट के अंदर, जब जो संगठित अपराध का अपराधी है, ऑर्गेनाइज क्राइम का अपराधी है, उनके खिलाफ कम से कम 2 मुकदमे या 2 से अधिक मुकदमे कोर्ट में पड़े हों, और कम से कम 2 मुकदमों में 3 साल से कम, और उनमें 3 साल से कम की सजा हो। 3 साल तक की से कम से 3 साल, कम से कम 3 साल तक की सजा हो, और 2 केसेस में कॉग्निजेंस हो चुका हो, अर्थात चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो उन केसेस में जिनमें 3-3 साल की सजा हो, और दो मुकदमों में कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया हो। कॉग्निजेंस एक ऐसी चीज है जिसमें ये कोर्ट ये डिसाइड करती है कि हाँ, इसके खिलाफ मुकदमा बनता है, वो कॉग्निजेंस ले लेती है चार्जशीट देखकर। इसको हिंदी में एक डेफिनेशन पढ़ देता जरा। ऑर्गेनाइज क्राइम सेक्शन 111 111 एनी कंटिन्यूइंग, देखिए वर्ड को समझ ले जरा सा, एनी कंटिन्यूइंग अनलॉफुल एक्टिविटी इंक्लूडिंग, वर्ड कंटिन्यूटी पे जोर रखना है, कंटिन्यूटी पे, continuing unlawful activity including kidnapping, robbery, vehicle theft, extortion, land grabbing, contract killing, economic offense, cyber crime, trafficking of persons, drugs, weapons or illicit goods or service, human trafficking for prostitution और रैंसम और बाई एनी पर्सन और ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट। देखिए यहाँ ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट, ये अभी आगे बताऊंगा क्या है ये। और on behalf of such syndicate by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion, ये और भी वर्ड है, by use of violence, threat of violence, intimidation, coercion or by any other unlawful means to obtain direct or indirect material benefit। यहाँ और बढ़िया चीज है, material benefit including financial benefit shall continue organized crime। जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, एक तो ऑफेंस करने की प्रवृत्ति लगातार होनी चाहिए, कंटिन्यू होनी चाहिए, आप इन्वॉल्व हैं, क्राइम करके आप रुक गए तो इसमें नहीं आते, लेकिन आप कंटिन्यू क्राइम करे जा रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद, आप बैठ ही नहीं रहे और आप इससे धन कमाने का चालू कर दिया आपको। आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं, थ्रेटनिंग वगैरह, ये सब कुछ ये फाइनेंशियल लाभ के लिए कर रहे हैं। जहां आपका ये बिजनेस हो गया है तो वहां ये आपको सिंडिकेट क्राइम है। फाइनेंशियल बेनिफिट शैल कंस्टिट्यूट ऑर्गेनाइज क्राइम, तब ऑर्गेनाइज क्राइम की श्रेणी में ये आएगा। संगठित अपराध की डेफिनेशन, फिर इसका एक्सप्लेनेशन दिया, ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट मीन्स a group of 2 or more persons who acting either singly or jointly as a syndicate or gang including in any continuing unlawful activity। देखिए समझ ले, इसमें ऑफेंस कंटिन्यू होने चाहिए, लगातार आप करते रहे, सीरियल में चल रहा है, रुक नहीं रहा काम, कंटिन्यू। और 2 या 2 से व्यक्ति, सिंगल आदमी गैंग नहीं बना सकता, गैंग की डेफिनेशन ही है, गैंग में एक से आदमी ज्यादा होगा तभी गैंग बनेगा, तो अर्थात सिंगल गैंग नहीं होता। तो सिंगल आदमी अगर अपराध करता है, चाहे वो 20 कर रहा, लगातार करता जा रहा, तो भी उसको सेक्शन 111 में चार्जशीटेड नहीं किया जा सकता। आप समझ गए?
तो कंटिन्यू ऑर्गेनाइज क्राइम बाय ए ऑर्गेनाइज सिंडिकेट। एक सिंडिकेट, एक ग्रुप जो अपराध करता है तब, जिसमें 3 साल तक की सजा हो। और दूसरा क्या है इसका, कंटिन्यू अनलॉफुल एक्टिविटी। एक्टिविटी कंटिन्यू होनी चाहिए, एक्टिविटी कंटिन्यू होनी चाहिए। जब आप कंटिन्यू एक्टिविटी करते हैं तब ये माना जाता है कि आप ऐसा अपराध करते हैं। अगर ऑफेंस कंटिन्यूटी नहीं है, लगातार नहीं है, अर्थात आपके खिलाफ 3 साल के अंदर अगर 4 शीटें नहीं आई हैं और 2 में कम से कम कॉग्निजेंस नहीं हुआ, तब आप पे ऑफेंस नहीं बनता है। इस ऑफेंस को बनने की प्री कंडीशंस ही सिर्फ ये है कि 2 चार्जशीट आपके खिलाफ कोर्ट में 3 चार्ज आपके खिलाफ चार्जशीट आ गई हो, जिनके अंदर 3 साल की सजा हो और जिनमें 2 में कॉग्निजेंस लिया जा चुका हो। इसमें अलग-अलग सेक्शन में अलग-अलग सजाएं हैं। सजा यहाँ हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा उद्देश्य तो आपको सिर्फ ये बताना है कि ऑर्गेनाइज क्राइम और सिंडिकेट क्राइम क्या होता है। अगर चार्जशीट दाखिल हो जाती है तभी इसकी एक्सप्लेनेशन में आया, जब चार्जशीट दाखिल हो जाएगी और उनमें कॉग्निजेंस हो जाएगा तभी अपराध चल सकता है। और आर्थिक अपराध से मतलब ये आर्थिक अपराध भी समझ लें आप क्या है, इकोनॉमिक ऑफेंस। इकोनॉमिक ऑफेंस जैसे आपने करेंसी नोट छाप लिए, बैंक के नोट छाप लिए, आपने कोई फॉर्ज डॉक्यूमेंट बना लिए, कोई क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कर लिया, सरकारी स्टाम्प छाप लिए, हवाला की तरीके से आपने पैसा इधर से उधर कर दिया, मनी लॉन्ड्रिंग कर ली। इस तरीके का अगर आप कोई आर्थिक अपराध करते हैं तो भी इसकी श्रेणी में आएगा वो, अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह करते हैं। इसके लिए अलग अलग सजा है। अगर मृत्यु आप ऑर्गेनाइज क्राइम के द्वारा मृत्यु कारित कर देते हैं तो मृत्युदंड तक की सजाएं भी इसमें हैं। मतलब जितना आपका लेवल होगा सजा का, जितना आप अपराध करेंगे उसी हिसाब से 5 साल, 10 साल, 7 साल, 6 साल, 5 लाख रुपए जुर्माना, 7 लाख रुपए जुर्माना, ऐसा अलग अलग है। 3 साल की भी सजा हो सकती है अगर आप कैसे करते हैं। आप मान लो इसमें जैसे इसके अंदर क्या है, अगर आप ऑर्गेनाइज क्राइम में सिर्फ आपका काम ये है, कुछ नहीं करते आप, जो भी कहीं क्राइम करके आता है आप अपने गांव के घर में उसे आश्रय दे देते हो, आश्रय दे देते हो या उसकी हेल्प करते हो, उसका माल छुपाते हो, तो उसके लिए आश्रय देने के लिए भी सजा है। यदि आप पैसा रख लेते हो, उसका पैसा उसका बैंकों में साइफन और कर दो, उसके नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लेते हो, अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद लियो, लेकिन तुम्हारा उद्देश्य उसको पैसा देना उसको ही होता है, उस ग्रुप में नाम बंटवारा करने का भी होता, अपना अपना हिस्सा रख लोगे। तो इस तरीके के कारावास के लिए अलग अलग दंड है। इसको जो है 7 पोर्शन में बांटा गया है। किसी में 3 साल की सजा, किसी को 10 साल की, किसी को आजीवन कारावास। ये सजाएं तो तब की है जो जिस हिसाब से, लेकिन इसमें आश्रय देना भी, हथियार प्रोवाइड कराना भी, किसी भी प्रकार से अपराध में शामिल होना भी, टेलीफोनिक सूचना भी देना भी, ये सारी की सारी उसके, या अटेम्प्ट करना भी, या उसके लिए दुष्प्रेरित करना भी, अगर आप इस तरीके का अपराध करते हैं तो वो सारे के सारे इसके अंदर शामिल माने जाएंगे। वैसे पढ़ाएंगे तो फिर बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, नहीं, बस इतना ही। आप इससे ऑर्गेनाइज क्राइम के लिए सबसे पहले आधारभूत जरूरत है किडनैपिंग फॉर रैंसम, बड़े सीरियस अधिकार, बिजनेस के उद्देश्य से अपराध किए जाएं और लगातार अपराध कर रहे हों और आपके खिलाफ 2 चार्जशीट 1 साल के 3 साल के अंदर आ चुकी हो और उनके अंदर कॉग्निजेंस हो चुका है और इसका उद्देश्य आपका पैसा कमाना है, तब ये समझा जाएगा कि आप ऑर्गेनाइज क्राइम करते हैं। इसके बाद आता है 112 छोटे संगठित अपराध। सेक्शन 112 छोटे संगठित अपराध। ये छोटे अपराध वालों के लिए, जैसे चोरी, झपट्टा मारी, स्नैचर, मोबाइल छीन के भाग जाते हैं, पर्स छीन के भाग जाते हैं, गले की चैन छीन के भाग जाते हैं, टिकट ब्लैकमेलिंग करते हैं, जुआ खिलवाते हैं, और ये पर्सन पेपर लीक कराते हैं, पेपर लीक वालों में हेल्प करते हैं, पेपरों को विक्रय करते हैं। तब जब इस तरीके का काम आदमी करता है तो इसको पीटी ऑफिस में रखा, पीटी उसमें। लेकिन ऐसा नहीं है कि पीटी का मतलब बिल्कुल ही पीटी हो गया ये। इसमें भी कम से कम 1 साल की सजा होगी
मेन ऑफेंस में तो आपको सजा होगी होगी, मेन ऑफेंस की बात ही नहीं है। ये मेन ऑफेंस से अलग ऑफेंस है। अगर आपने मर्डर किया तो मर्डर की सजा तो आपको चलेगी चलेगी। ये साथ में ऑर्गेनाइज क्राइम का अलग सेक्शन लगेगा, जिसके अंदर अलग आरोप पत्र, अलग चार्जशीट, अलग आपके खिलाफ केस बन सकता है। अलग मतलब अलग चार्ज बनेगा कोर्ट के अंदर। अगर मान लो इसी में बना दिया तो अलग चार्ज भी बनेगा इसके अंदर। अब जरा सा छोटे संगठित अपराध को हिंदी में पढ़ देते हैं, अंग्रेजी वालों के लिए तो अगली सेक्शन पढ़ दिया था। जो कोई समूह या टोली का सदस्य होते हुए या तो एकल रूप में या संयुक्त रूप में चोरी, झपट्टामारी, छल, टिकटों के अपराधिकृत रूप से विक्रय, अप्राकृतिक अपराधिकृत शर्त लगाने या जुआ खेलने, लोक परीक्षा, प्रश्न पत्रों का विक्रय या कोई अन्य समरूप आपराधिक कार्य कारित करता है, तो वह संगठित अपराध कारित करता है। इस धारा के प्रयोजन के लिए चोरी में चालाकी से चोरी, यान, निवास, गृह, कारोबार परिसर, कार्गो में चोरी, पॉकेट मारना, कार स्विमिंग, स्किमिंग, शॉपलिफ्टिंग के माध्यम से चोरी और सलाजी टेलर मशीन की चोरी शामिल है। चोरी में इसका मतलब ये नहीं कि सभी चोरी, चाहे मकान में करें, दुकान में करें, याच में करें, गाड़ी में करें, ट्रक में करें, सब प्रकार की चोरी के लिए लगा है। इसके अंदर कम से कम 1 साल की सजा और 7 साल तक की हो सकती है। अगला टॉपिक हम आपको 113 पढ़ाएंगे, बताएंगे। 113 में आपको ये बताने की कोशिश करेंगे, देखिए आतंकवादी कृत्य बढ़ते जा रहे हैं, रात और दिन आदमी ऑर्थोडॉक्स होता जा रहा है। ऑर्थोडॉक्स चारों तरफ आप देख रहे हैं, आपके चारों तरफ जो है आतंकवाद कितने सालों से पनप रहा है। आदमी की प्रवृत्ति भगवान को पूजा कम और भगवान पे ज्यादा लड़ने की हो रही है। भगवान की पूजा तो 54 की नहीं, और शोर मचाना भक्ति का 75% का, और उसके लिए हथियार हटाना, दूसरे संप्रदाय के लोगों को मार देना। तो ऐसी जब परिस्थितियां आती हैं तो उसके लिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने ये सेक्शन 113 आतंकवादी कृत्य बनाया है, जिसका ये स्टडी हम जो है अगले चैप्टर में करेंगे। आज के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।